वाली बनी है ना, भैया के लिए हम बिल्कुल ऐसी ही दुल्हन लेकर आएंगे। क्या पर्सनालिटी है सच में, 2-4 को तो ऐसे ही उठक कर पटक दे। अरे चुप कर तू, मुझे नहीं चाहिए ऐसी परकटी मर्दानी बहू जिसे देखकर यही समझ में ना आए कि हम बहू लाए हैं या दामाद। मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जिसके कमर तक नागिन की तरह लहराते लंबे बाल हो। जब वो पायल पहनकर छम छम करके चले ना, तो मोरनी की लचक भी उसके सामने फेल हो जाए। बोले तो फूल झड़े और हंसे तो घर महक जाए। मम्मी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? अरे बहू ढूंढ रही है या शायरी लिख रही है? ऐसी बहू आपको इस जन्म में तो मिलने से रही। अरे मिलेगी कैसे नहीं, अपने बेटे के लिए मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगी, लेकिन अप्सरा जैसी दुल्हन ला कर रहूंगी। मुझे लगता है इस जन्म में तो हमारा साथ भगवान ने लिखा ही नहीं है। अगला जन्म मिला तो देख लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ है, कुछ बताओगे? दिव्या, तुमने अपना हुलिया देखा है? मेरी माँ कभी भी तुमसे मेरी शादी नहीं करवाएगी और घर वालों के खिलाफ जाकर मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे लेकिन अचानक से ऐसी क्या खराबी हो गई मेरे हुलिये में? आज तक तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। मेरी जान, मुझे तो तुम अभी भी अच्छी लगती हो। मेरी बॉडी बिल्डर, नेशनल चैंपियन, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन मेरी माँ है ना, उनकी आदर्श बहू की डेफिनेशन सुन लोगी तो तुम भी क्विट कर लोगी। अच्छा, ऐसा क्या चाहिए उन्हें अपनी बहू में? मेरी माँ को कमर तक चोटी लटकाने वाली बहू चाहिए, जो मोरनी की तरह मटक मटक कर चले, फूलों की तरह नाजुक हो, जो बोले तो फूल झड़े। तुम बताओ, तुम्हारे अंदर इनमें से कोई एक भी गुण है? तुम पूरा दिन जिम में बिताने वाली लड़की हो, तुम्हारे अंदर नजाकत का ना भी नहीं है। बाल तो तुम्हारे मुझसे भी छोटे हैं और बाजुओं में इतनी ताकत है कि किसी को भी एक थप्पड़ में धूल चटा सकती हो। और उन्हें छुई मुई सी बहू चाहिए। अरे भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मर्दाना हो। तो सिर्फ छोटे बाल और मर्दाना चाल के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? अरे कुछ तो तरीका होगा ना जिससे हम तुम्हारी मम्मी को कन्विंस कर सके। यार, मम्मी को कन्विंस करना इतना आसान होता तो मैं मुंह लटकाकर तुम्हारे सामने बैठा ना होता। बाल से ही दिक्कत है ना? बाल तो नकली भी लगाए जा सकते हैं। बाकी चाल और बोली सुधारने की मैं कोशिश करती हूँ। बस तुम जाकर ना मम्मी को बताओ कि तुमने उनके लिए बिल्कुल वैसी ही बहू ढूंढ निकाली है जैसी उन्हें चाहिए थी। बाकी सब मैनेज हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम कल से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अगले दिन समर और दिव्या बाजार जाकर एक लंबे बालों वाली विग, साड़ी और ऊंची हिल वाले सैंडल खरीद कर ले आते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये पैंट शर्ट छोड़कर साड़ी पहनने की आदत डालनी होगी और ये स्पोर्ट्स शूज की जगह हील वाले सैंडल पहनकर चलने की प्रैक्टिस करो। अच्छा पापा, ठीक है, मैं अभी साड़ी पहनकर आती हूँ। दिव्या अंदर कमरे में जाकर साड़ी पहनकर बाहर आ ही रही थी कि उसका पैर साड़ी में उलझ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। मैंने कहा था ना, ये साड़ी सूट पहनना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी लंबी साड़ी बनाने की जरूरत ही क्या है? कितनी बार लपेटा मैंने, फिर भी चलते चलते पूरी की पूरी साड़ी खुल गई। अरे वाह रानी, ऐसे लपेटने से साड़ी नहीं पहनी जाती। तुम रुको, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे देखकर सीखने की कोशिश करो। दिव्या बार बार वीडियो देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करती है और आखिर में उससे साड़ी पहनना आ ही जाता है। देखा तुमने, आ गया ना मुझे साड़ी पहनना। आज तो मैं तुम्हें सुपर मॉडल की तरह हील्स और साड़ी पहनकर जाने वाली हूँ। दिव्या साड़ी तो ठीक से पहन लेती है, लेकिन पेंसिल हील को अंडर एस्टिमेट कर लेती है। जैसे ही वो हील्स पहनकर 2-3 कदम आगे बढ़ती है कि उसके पैर इम्बैलेंस हो जाते हैं और वो नीचे गिर पड़ती है। कर लिया इम्प्रेस? अरे यार, तुम मम्मी के सामने भी ऐसा ही करने वाली हो क्या? हील पहनकर नजाकत से पैर रखा जाता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े कदम रखोगी तो धूल ही चाटनी पड़ेगी ना। अरे यार, इतने अच्छे अच्छे शूज मिलते हैं बाजार में, क्या शौक रहता है ये लड़कियों को ऐसी हील्स पहनने का। मेरे तो पाँव भी दर्द करने लगे हैं। अरे यार, टेंशन मत लो। देखो, एक बार बस शादी हो जाए, शादी के बाद हम लोग बैंगलोर सेटल हो जाएंगे, जहाँ तुम जैसे चाहे वैसे रहना। बस कुछ दिनों के लिए माँ को खुश कर दो, ठीक है? ठीक है। लड़कों की तरह छोटे बाल और पैंट शर्ट पहनकर आजाद पंछी की तरह रहने वाली दिव्या ने सास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हील और साड़ी पहनकर चलने की जमकर प्रैक्टिस कर ली थी। हाँ, वो बात अलग है कि ये सब सीखते हुए कितनी बार उसने अपना मुंह तुड़वाया, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। खैर, वो दिन भी आ गया जब समर अपनी माँ कांता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आता है। अरे वाह बेटा, सच में बहुत खूबसूरत हो तू। मैंने चाहा था मेरी बहू के कमर तक लंबे बाल हो, लेकिन तेरे बाल तो घुटने तक है। हाय, जब तू चलती है ना तो तेरी चोटी नागिन की तरह बल खाती है। तू देखना, ऐसी जोरदार रिसेप्शन पार्टी दूंगी ना मैं कि सारी बिरादरी देखती रह जाएगी। दिव्या बेटा,
तू ऐसा करना, आज से ना रोज बड़ी सी काले रंग की बिंदी लगाया करना, ताकि किसी की नजर ना लग जाए तुझे। अरे मम्मी बस भी करो, कोई नजर नहीं लगा रहा है आपकी बहू को। जल्दी ही बड़ों के आशीर्वाद से दिव्या और समर की शादी हो जाती है और वो शादी करके समर के घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, समर थक गई हूँ मैं ये नकली जीवन जीते हुए। ये दिन भर भीगी बिल्ली की तरह नजरें झुकाकर जी मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है अब। मुझे घुटन होती है यहाँ पर। अरे भाई, इसमें घुटन जैसी क्या बात है? हिंदुस्तान की 90% लड़कियां शादी के बाद ऐसे ही तो रहती है। तुम कोई अलग या अजीब काम तो नहीं कर रही हो? समर, हिंदुस्तान की 90% लड़कियां मेरी तरह पहलवान भी तो नहीं होती। अरे मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। और देखो, तुमने वादा किया था कि बस कुछ दिन की बात है। यहाँ दिन पर दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, जिम नहीं जा रही हूँ। बस सुबह से लेकर रात तक पराठे बना बना कर खिला रही हूँ सबको। अरे पराठे खा खा कर तो मेरा मुंह भी पराठे जैसा हो गया है। मैं समझता हूँ दिव्या, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। वहाँ जाकर तुम्हें ये नकली बाल और साड़ी पहनकर मटक मटक कर तो नहीं चलना पड़ेगा कम से कम। तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि बैंगलोर का मैटर क्लियर हो जाए। अगले ही दिन दिव्या माँ की तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती है। मायके में, मम्मी मेरा प्रोटीन शेक खत्म हो गया है और अंडे भी नहीं है। बहुत दिन से मैंने अपनी प्रोटीन डाइट भी नहीं ली है। मैं बाजार से सब लेकर आती हूँ। दिव्या अपनी विग हटाकर पैंट शर्ट पहन लेती है और बिना चूड़ी बिंदी सिंदूर लगाए पापा की बाइक लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। शीतल बेटा, मुझे जरा बाजार से कुछ सामान लेना है, मैं आती हूँ कुछ देर में। और कांता जी भी घर का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल जाती है। सारा सामान खरीदने के बाद जैसे ही कांता घर आने के लिए रिक्शा पकड़ रही थी, तभी उसे सामने से बाइक स्टार्ट करते हुए दिव्या दिखाई देती है। अरे ये कौन है? शक्ल तो इसकी बिल्कुल दिव्या जैसी लग रही है, लेकिन ये तो कोई लड़का लग रहा है। क्या चक्कर है भाई? इसे ही बुलाकर पूछती हूँ। कांता जोर से आवाज लगाती है। दिव्या! सास की आवाज सुनकर दिव्या चौंक कर कांता की तरफ देखती है, लेकिन रुकने की बजाय तेजी से बाइक स्टार्ट करके वो वहां से निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मम्मी जी ने मुझे पहचान लिया। अब क्या होगा? सारे किए कराए पर पानी फिर गया। समर मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। घर पहुंचकर, समर बेटा, यहाँ तो आ जरा। क्या बात है मम्मी, क्या हुआ? अरे बेटा, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में हूबहू बहू की ही शक्ल का एक लड़का देखा। वो बाइक चला रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दिव्या तो इकलौती संतान है अपने माँ पापा की। उसका ना कोई भाई है ना बहन। आपको दूर से देखने में वहम हुआ होगा। बेटा, अभी तेरी माँ इतनी बूढ़ी नहीं हुई। अरे अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दूंगी क्या? वही आंखें, वही चेहरा, वही नाक, बिल्कुल दिव्या ही थी। बस उसके सर पर ना बिल्कुल जरा जरा से बाल थे और पैंट कमीज पहना हुआ था। वो दिव्या का भाई ही था। जैसे ही मैंने दिव्या कहकर आवाज लगाई ना, उसने मेरी तरफ भी देखा और फिर उसके बाद बाइक स्टार्ट करके भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मम्मी ने बाजार में दिव्या को ही देख लिया और वो उसे दिव्या का भाई समझने की गलती कर रही है। क्या करूं, हम लोग तो बहुत बुरे फंस गए। अच्छा मम्मी, मैं ना अभी दिव्या को फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ, वही बताएगी कि ये सब क्या चक्कर है। सॉरी समर, मुझे क्या पता था कि बाजार में मुझे मम्मी जी दिख जाएंगी। तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। कितनी बार समझाया था कि बस कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन और ये नाटक कर लो, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी ना ये सब नाटक खत्म करने की। लो, हो गया तुम्हारा नाटक आज से खत्म। अब सबको सच बताते थे, उसके बाद या तो मुझे घर से निकाल देंगे या तुम्हारा और मेरा तलाक करवा देंगे। अब तुम सोच लो, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन तुम्हें ज्यादा सही लग रहा है? अरे मैंने बोला ना सॉरी, अब कितना सुनाओगे? अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक आइडिया है। मम्मी जी को यही लग रहा है ना कि जिसे उन्होंने बाजार में देखा वो मेरा भाई था, तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? उन्हें यही बताते हैं कि वो मेरा भाई ही था। अच्छा, अब तुम्हारा भाई भी पैदा करवा दे। अरे भाई, अगर मम्मी ने उनसे मिलने के लिए कहा तो फिर बाकी की स्टोरी क्या सुनाओगी? तुम्हारी शादी में भाई क्यों नहीं आया था और आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई भाई भी है? अरे वो सब मैं देख लूंगी। वो सब करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी कहानी है। तुम चिंता मत करो, मैं घर आ रही हूँ और मैं फ़ोन करके मम्मी जी से बात भी कर लेती हूँ। मम्मी जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपको ये सच पता चले कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है जो हूबहू मेरी ही शक्ल का है। देखा, मैंने एक नजर में पहचान लिया था कि वो बहू का भाई है। अब तू मुझे ये बता कि तूने आज तक ये बात छुपा कर क्यों रखी? अरे जुड़वा भाई है तो है, और तेरे मम्मी पापा ने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना मम्मी जी, हम लोगों ने मेरे भाई पिंटू से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं
और वो हमारे साथ हमारे घर में भी नहीं रहता। पापा तो उसे अपना बेटा ही नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अरे बेटा, घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े नाराजगी तो होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको बेदखल कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, तुम पिंटू को लेकर घर जाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अरे मम्मी जी, आप क्या करोगे उससे मिलकर? मैंने बताया ना आपको, 1 नंबर का गुंडा है, बात करने तक की तमीज नहीं है उसमें। दिव्या अपने भाई पिंटू को साथ से न मिलने देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कांता तो अपनी जिद पर आ गई थी कि उसे पिंटू से मिलना ही है। कुछ देर बाद कांता के दरवाजे की घंटी बजती है और उसके सामने खड़ा था पिंटू। नमस्ते आंटी, आपने मुझे बुलाया? आओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। क्या अपना घर मेरे नाम करने का इरादा है क्या, जो इसे अपना घर समझूं? वैसे मेरी बहन को इस घर में देखकर तुम्हारा मन नहीं भरता क्या, जो मेरे को भी इधर बुलाया? अरे बेटा, तुम तो नाराज हो रहे हो। ए गुलाबी लिपस्टिक, चल 1 कप चाय और कड़क पकोड़े बना कर लेकर आ। मैं? तेरे को हिंदी समझता नहीं है क्या? येड़ी है क्या? मम्मी, मुझे ना ये पिंटू बहुत पसंद है। अब तो ये हमारा रिश्तेदार हो गया। आप इससे मेरी शादी की बात चलाओ ना प्लीज। अरे बहू को आने दे, बाद में बात करते हैं। कुछ देर बाद पिंटू वहां से चला जाता है और दिव्या वापस अपने ससुराल आ जाती है। भाभी, कितना तो अच्छा है आपका भाई। आप लोगों ने ना बिना बात ही उसे बदनाम करके रखा है। आप मेरे रिश्ते की बात चलाओ ना उनके साथ। है क्या? गुंडा मवाली है वो, उससे क्यों शादी करनी है तुम्हें? माँ जी समझाइए ना इसे। अरे जब इसे गुंडे ही पसंद आते हैं तो मैं क्या करूं, इसीलिए तो आज तक कंवारी बैठी है। और फिर कल को ये कोई बाहर का गुंडा मवाली पकड़ कर लिया है, इससे तो अच्छा है ना कि ये तेरे भाई से ही ब्याह कर ले। हाँ, आप ठीक कह रही हो माँ, मैं पिंटू से बात करता हूँ, मेरी बात नहीं टालेगा। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम यही कहना चाहती हो ना, अगर पिंटू की शादी शीतल से होगी तो तुम इस शादी में शामिल नहीं होगी। अरे ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। रात को कमरे में, अरे अब ये क्या नया तमाशा पाल लिया तुमने? अब मैं शीतल से शादी करूंगी क्या? सुनो ना, मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन माँ, पिंटू शादी के लिए मान गया है, बल्कि वो तो खुद ये शादी करना चाह रहा था। आज शाम को वो हमारे घर सगाई की अंगूठी लेकर आएगा। वो चाहता है कि हम सादगी से उसकी शीतल से सगाई करा दे। प्लान के मुताबिक दोपहर में ही दिव्या अपने मायके चली जाती है और शाम को पिंटू शीतल से सगाई करने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। सगाई के बाद, ए गुलाबी लिपस्टिक, मेरे साथ घूमने चलेगी? मैंने होटल में कमरा बुक करा रखा है। जहाँ तुम ले जाओगी मैं तो खुशी खुशी चलने को तैयार हूँ। बहुत मोटी चमड़ी है इस शीतल की, होटल में जाने को भी तैयार होगी। ठीक है, कल मेरे को डिप्लोमेट होटल में मिलना, रूम नंबर 291। ठीक है। अगले दिन जब शीतल रूम नंबर 291 में पहुंची तो उसने देखा कि पिंटू वहां किसी और लड़की के साथ कमर में हाथ डाले बैठा था। अब इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। अरे वाह, ये होती है असली गुंडे की पहचान। तुम तो बड़े दिलेर निकली। मंगेतर के सामने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती पिंटू। अरे मेरे राजा, तुम कहाँ छिपे हुए थे आज तक? आई लव यू लव यू लव यू सो मच। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है, चुड़ैल की तरफ पीछे पड़ गई है, किसी तरफ पीछा ही नहीं छोड़ रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिंटू का एक्सीडेंट करवा के मार देते हैं। अब तो एक यही रास्ता बचा है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन ठहरिए, इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पिंटू की शीतल से सगाई के बाद दिव्या बहुत टेंशन में रहने लगी थी। एक दिन सुबह के समय, दिव्या बहू, और इतनी सुबह सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में क्यों आ रही है? मेरी विग कहाँ है? दिव्या जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी विग अपने सर पर लगा लेती है। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? लगता है आजकल अपने बालों का जरा भी ख्याल नहीं रखती। ऐसा नहीं मम्मी जी, मैं ख्याल रखती हूँ ना। बेटा, तेरे बाल मेरी शान है, तो रख, मैं तेरे बालों में जैतून का तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मालिश? नहीं, मैं मालिश नहीं करवा सकती। मेरा मतलब है, मेरे सर में ना दर्द हो जाता है चंपी से। अरे तो बैठ ना, मेरे हाथों से बड़े दर्द भाग जाते हैं। कांता दिव्या को जबरदस्ती बिठाकर उसके सर में तेल लगाने लगती है। जैसे ही वो चंपी करने के लिए बालों को जोर से रगड़ती, उसकी विग सास कांता के हाथों में आ जाती है। ये क्या हो गया? ये तो मम्मी जी, वो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी कि मेरे असली बाल नहीं है। मेरे असली बाल तो ये है। तो फिर वो पिंटू? अरे मम्मी जी, कोई पिंटू है ही नहीं। वो तो मैं ही पिंटू बनकर आपसे मिली थी। एक झूठ को छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़े।
और झूठ का पहाड़ खड़ा हो गया। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बहू ही मेरा दामाद है। अरे कम वक्त, तो क्या जरूरत थी इतना नाटक करने की।